लेकिन पप्पू यादव हमारे इलाके के हैं, जब उनको देखते हैं कांग्रेस वाला धकिया रहा है, गिरा दे रहा है, चोटिल हो जा रहे हैं, कूद कूद के चढ़ना चाह रहे हैं, फिर धक्का दे रहा है, वहाँ से संजय यादव इशारा कर देता है कि इसको चढ़ने नहीं देना, तो हम लोगों को भी दुख होता है। इलेक्शन कमीशन को इन्हीं इलेक्शन कमिश्नर्स को भी दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तीनों कमिश्नर को देख लेंगे सत्ता आने दो। कब देखेंगे? 50 साल तक तो उनकी सत्ता नहीं आनी। क्या आपकी हम मान लें कि शहनवाज जी एक बार फिर से भागलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पड़ोसी मुल्क में एक आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है शाहिद अफरीदी, वो कह रहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, राहुल बेस्ट है, उनका माइंडसेट अच्छा है। शाहिद अफरीदी है, ये क्रिकेटर के रूप में एक आतंकी है। राहुल गांधी से बड़ा प्यार उमड़ रहा है शाहिद अफरीदी को। ये पाकिस्तानी इतना मोहब्बत क्यों करता है? बात पाले हुए थे कि 75 साल के जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो जनता ने मोहर लगा दी है, जिसको जनता ने 140 करोड़ लोगों ने मोहर लगा दी, उसको हटाने की किसकी औकात है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम गुणागणित है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधन में अभी खींचतान चल रही है। हालांकि गठबंधन के कोई सदस्य मानने को तैयार नहीं है कि खींचतान है, सब कुछ अच्छा लग रहा है उन्हें। इसके अलावा देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक बड़ा मुद्दा छेड़ा है। हालांकि लंबे वक्त से यह मुद्दा बहुत बड़ा है, घुसपैठ का, लेकिन अब असम से लेकर बिहार तक प्रधानमंत्री घुसपैठ की बात कर रहे हैं। तो एक्शन क्या आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा तेज होगा। बिहार में एसआईआर को लेकर बहुत चर्चा है और बात है कि अब दिल्ली बंगाल में भी होना चाहिए। इसके अलावा क्रिकेट की भी बहुत चर्चा है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को खेलते हैं, भारत जीतता है, लेकिन उसके बाद हैंडशेक नहीं होता और फिर यूसुफ योहाना जैसे कुछ आतंकी मानसिकता के लोग सूर्य कुमार यादव के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर एनवीएफ न्यूज पर। सबसे पहले कि सवाल यही कि बिहार में बीजेपी की तैयारी क्या है? सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ सॉर्ट है या फिर मांझी जी कह रहे हैं 100 सीट चाहिए, चिराग जी कह रहे हैं 243 पे लड़ जाऊंगा, लड़ाई चल रही है क्या? कोई लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, सब लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने वाले हैं और चुनाव जीतने वाले हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हम लोगों के यहाँ हर पार्टी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े, क्योंकि वर्कर का भी दबाव होता है। हमारे यहाँ भी हम 100 लड़ते हैं, लेकिन हमारे लोग 143 विधानसभा पे कहते हैं साहब ये क्यों नहीं लड़ते। तो लोकसभा में भी लोग कहते थे कि हर सीट लड़नी चाहिए, लेकिन जब अलायंस है, गठबंधन है, तो हम सब सीट लड़ते हैं। सिंबल अलग अलग होता है, इकट्ठे एकजुट होकर लड़ते हैं। चुनाव से पहले डिमांड होती है कि हमें इतनी सीट चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए, लेकिन जब बैठते हैं तो तय कर लेते हैं। लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि हम कितनी सीट लड़ेंगे, तो हम तय कर किया, हमने 40 में 30 जीते। और इस बार विधानसभा के चुनाव में भी हम लोगों का इरादा है कि 200 के पार हम जीतें, 200 से ज़्यादा सीट जीते। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 243 में 200 सीट जीतने अरे पहले जीते हैं भाई, पहले 2010 में 210 सीट जीते, पहले जीते हुए हैं, परफॉर्म किया हुआ है। एनडीए ने डबल सेंचुरी मारी हुई है। जब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू थी, 2 पार्टी मिलकर 200 सीट जीती थी। अब तो चिराग जी की रोशनी भी, चिराग की रोशनी हमारे साथ है। मांझी जी का जो
कढ़ाई है वो भी हमारे साथ है। लेकिन तब बिहार के जमीनी स्तर पर नेता भी तो थे, शहनवाज हुसैन जी और तमाम नेता। आज बीजेपी का बिहार में कौन सा चेहरा है बता दीजिए। मोदी जी और शाह जी और योगी जी को ही संभालना है जाकर हिमंता को ही। बीजेपी के बहुत से लीडर हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, और जो विधानमंडल दल है उसके नेता सम्राट चौधरी हैं, उनका वो डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार जी सीएम है तो सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम है, साथ में विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम है, गिरिराज सिंह जी हैं, बड़े नेता में रविशंकर प्रसाद हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, ये सब नेता हैं, दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष हैं। तो क्या आपकी हम मान लें कि शहनवाज जी एक बार फिर से भागलपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चर्चा बहुत चल हम रही तो भागलपुर से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। अरे आप तो तब जीत कर आए जब लोगों को शायद उस वक्त सोच भी नहीं पाते हैं कि राजनीति में आना है। नहीं, हम तो 1998 में हम चुनाव लड़े थे, 99 में जीते किशनगंज से, उसके बाद 2 बार भागलपुर से जीते। लोकसभा के चुनाव में भागलपुर से बहुत कम वोटों से, लेस देन 1% वोट से रह गए, और 2014 के बाद तो हम कोई चुनाव लड़े नहीं है। पार्टी ने प्रचार करवाया है। अगर 2014 से अब 12वां साल है, 12 साल से हम नहीं लड़े, पार्टी कहेगी तो प्रचार करेंगे। ऐसे पूरे बिहार में घूम रहे हैं, 32 जिला घूम के आपके पास बैठे, 14 विधानसभा सम्मेलन एनडीए का एड्रेस करके आए हैं, एक दिन के लिए आपके इंटरव्यू के लिए खास तौर पे आए हैं, अपना टिकट कटा के आए हैं आपके इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर अब की जब इतनी मेहनत चल रही है तभी तो सवाल उठ रहा है, टिकट फाइनल है क्या भागलपुर से? नहीं, भागलपुर से कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये पार्टी को तय करना, मुझे तय नहीं करना। ये सही है कि 15 और 20 में मुझे पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का मन बनाया था, तब मेरा मन नहीं बना था। अब मैंने तय कर लिया है, पार्टी कहेगी तो पूरे बिहार में काम करेंगे, प्रचार प्रसार जैसे अभी कर रहे हैं। पार्टी कहेगी कि नहीं, आपको एक विधानसभा तक सीमित होना है, वहीं पर चुनाव लड़ना है, तो पार्टी जो आदेश करेगी वो मैं फॉलो करूंगा। अब मैंने तय कर लिया है कि जो हमारा नेतृत्व कहेगा उसी को स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और पिछले 2005 से मैं भागलपुर में काम कर रहा हूं और पूरे बिहार में काम कर रहा हूं। बेस जो है मैं भागलपुर में, क्योंकि 14 में के बाद मैं 19 तक काम किया, 19 के बाद 24 तक में ही मैंने काम किया, लेकिन लोकसभा का सीट एडजस्ट हो गया। तो इसके बाद मैं जब एमएलसी भी बना, तो एमएलसी बनने के बाद मैंने भागलपुर को ही अडॉप्ट किया, और भागलपुर में ही व्यक्ति सांसद विधायक कोई बने, लेकिन लोग अपना मानते हैं, ये बड़ी बात है। वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, तो उनके बीच में जहाँ चाहत होती है वहाँ जाते आते रहते हैं। लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करती है, ये मैं तय नहीं करूँगा, और अपने बारे में तो मैं न बोलूँगा न तय करूँगा। बिल्कुल, और हम उम्मीद करेंगे कि अब की आप चुनाव लड़ते हुए देखें, क्योंकि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर अब दूसरे गठबंधन से जो आपको टक्कर दे रहा है, इंडिया गठबंधन, लग रहा है कि कहाँ बयानों में टक्कर दे रहा है या फेसबुक पे दे रहा है? वो फेसबुक से आपने अच्छा याद दिला दिया। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूज़ और लाइक नरेंद्र मोदी से ला रहे हैं। जी देखिए, सोशल मीडिया पे एजाज खान साहब खड़े हुए थे मुंबई से, और उनके 6 मिलियन फॉलोअर हैं। अब वोट आया 140 करीब। वो चंद्रशेखर रावण की पार्टी से लड़े थे, आप गूगल करके अभी हमने अभी देख लीजिए, हमने की थी खबर। तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर से क्या होता है? सोशल मीडिया पे मान लीजिए मेरे जितने फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे मुझे वोट दे देंगे, तब तो सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर होंगे। और देखिए पवन सिंह के कितने फॉलोअर हैं, खेसारी लाल यादव के कितने फॉलोअर हैं, कांग्रेस तो यही मान रही है कि और फॉलोअर अच्छे हैं तो जीत अक्षरा सिंह के कितने फॉलोअर हैं, इनके फॉलोअर कम हैं। ये जो कहा जाता है कि अगर सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर हैं वो आपकी कोई अदा को पसंद करते हैं,
राजनीति आपकी अलग कोई मैदान बात है। को, लेकिन राजनीति के मैदान में फॉलोअर से चुनाव नहीं जीते जाते, जनता में दिल की गिनती से चुनाव जीते जाते। कांग्रेस इसलिए कह रही है कि हमको ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, राहुल गांधी को जननायक इसलिए बिहार की जनता मान रही है। देखिए ये तो मत कहिए, मुझे बहुत एतराज अरे ये है। कांग्रेस कहती, मैं नहीं नहीं कह नहीं, रहा आप एकदम नहीं कहिए, हूं। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ क्योंकि कि मुझे, मैं तो कर्पूरी ठाकुर साहब को ही कहूंगा, लेकिन वो तो मैं- कह रहे हैं ना जननायक, वो पोस्टर लगाते हैं जननायक और ऐसे राहुल गांधी होते कर्पूरी हैं। ठाकुर एक ही जननायक पैदा हुए देश में जिसका नाम कर्पूरी ठाकुर है, जो भारत रत्न है, वो जननायक है। ये परिवारवाद के प्रतीक ये फर्जी जननायक बनेंगे, तो क्या लग रहा कर्पूरी है, ठाकुर का अपमान करेंगे, ये बिहारी कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तेजस्वी और लालू यादव कह रहे हैं बिहारी होके कि जननायक है राहुल वो गांधी। तो चमचागिरी में कुछ भी कह दें। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, और सोचे कि राहुल जी जोश में आ जाएंगे, कहेंगे इनको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो भी नहीं कहे। कांग्रेस का जो प्रभारी है वो भी नहीं कह रहा, राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं, इनको तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी बनाने को कोई तैयार नहीं है। तो अभी गठबंधन में लड़ाई चल रही है क्या? गठबंधन में पहले राहुल गांधी की यात्रा थी, तेजस्वी यादव के समर्थक को लगा कि राहुल गांधी ने तो छिपा दिया तेजस्वी यादव को। वोट अधिकार यात्रा कहने लगे, कोई अधिकार तो तेजस्वी यादव को ही नहीं मिला। तो अब तेजस्वी यादव एक अलग यात्रा लेके चल रहे। बिहार अधिकार यात्रा। हाँ, अधिकार है, यानी वो कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का अधिकार बनाया जाए, अच्छा है। दिया जाए उनको। तो कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है। देश में अभी इतना अच्छा माहौल है, जहाँ देखिए सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत दुश्वारी नहीं है। बिहार में पेंशन जो था 400 की जगह वो हमने 1100 कर दिया, जो ओल्ड एज पेंशन था। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, सबका मानदेय बढ़ा दिया, ममता दीदी, जीविका दीदी, सबका। हम लोगों ने पर परिवार, ये लोग कह रहे थे माई बहन योजना लाएंगे, हम लोग पर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया महीना देना शुरू कर दिया है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया है। 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया है, चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया बन गया, मोदी जी बनाए। नीतीश कुमार जमीन दिए, मोदी जी बनाए। और उसका क्रेडिट लेने कोई आ जाए तो मोदी जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट बना दिया, पप्पू यादव भी उससे उड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि पूर्णिया में एयरपोर्ट क्या बना, लग रहा है कि पहली टिकट पप्पू यादव की ही कट रही है वहां से। एकदम भगवामय हो गए हैं आजकल, और एकदम मोदी जी से मिलने के बाद पलट गए हैं। कह रहे हैं कि जो हमने कहा वो मान गए। वो मंच पे वहां तो जगह नहीं मिली थी इंडिया वाले गठबंधन में, देखिए यहाँ पर मोदी जी के मंच पे जगह पप्पू मिली। यादव हमारे मित्र हैं, हमारे ही एक ही जिला के हम लोग थे, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एक ही जिला था, बगल में सिंहेश्वर के थे। और बहुत पहले से जब वो कॉलेज की पॉलिटिक्स करते थे तब से हम उनको जानते हैं। लेकिन पप्पू यादव हमारे इलाके के हैं, जब उनको देखते हैं कांग्रेस वाला धकिया रहा है, गिरा दे रहा है, चोटिल हो जा रहे हैं, कूद कूद के चढ़ना चाह रहे हैं, फिर धक्का दे रहा है, वहाँ से संजय यादव इशारा कर देता है कि इसको चढ़ने नहीं देना। तो हम लोगों को भी दुख होता है, कोई अपना आदमी, अपने इलाके का आदमी इस तरह अपमानित हो। लेकिन मोदी जी के मंच पे जगह मिली, सम्मान मिला, बातचीत हुई, आप बातचीत किए, हंस के बात किए और ठहाका भी लगा। तो पप्पू यादव जी अब माल महाराज का मिर्जा खेले होली किया मोदी जी, नीतीश जी ने। पप्पू यादव जी का बस चले तो कहेंगे राजीव गांधी तय करके गए थे, क्योंकि वो कांग्रेस भक्त हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये जो पप्पू यादव के सांसद बनने से पहले से एयरपोर्ट का काम चल रहा। लेकिन कांग्रेस भक्ति में सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कमी अब आएगी मोदी जी से मिलने के बाद, और हो सकता है मंच पे जगह मिली, एनडीए में भी जगह मिल जाए। देखिए, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो राजद के लोग हैं, वो उनको न मंच पे जगह दे रहे हैं, न रथ में जगह दे रहे हैं, न दिल में जगह दे रहे हैं। हम मोदी जी ने तो उनको पूरा सम्मान दिया मंच पे। अब पप्पू यादव जी को तय करना है कि अपमान करने वाले लोगों के साथ रहना है या सम्मान करने वालों के साथ रहना है। ऐसे निर्दलीय हैं, निर्दलीय होकर निर्दलीय रहते नहीं, निष्पक्ष नहीं। निर्दलीय का मतलब हुआ निष्पक्ष, लेकिन जीते कोई अलग छाप से, कंधा पे पंजा लिए घूम रहे हैं, कटा हुआ पंजा।
अब वो पंजा जो है बेताल, विक्रम बेताल की तरह उनके कंधे पे बैठा हुआ है, कभी धक्का दे रहा है, कभी ऐसे हो जा रहा है। अब पप्पू जी को चाहिए, कोसी का आदमी तो स्वाभिमानी होता है, ये अपमान करने वालों के साथ तो ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। अब सवाल उस ज्वलंत मुद्दे पर जिसने बीजेपी को इस देश की सत्ता पर बिठाया 3-3 बार और कई राज्यों में, वोट चोरी। ये कांग्रेस का कहना है, आरजेडी का कहना वोट चोरी से बने हम लोग? है। हाँ, ये लोग कहते हैं, रोज ये कहते हैं, तो हर दिन 10 जनता बार। का अपमान है, वोट का अपमान है। जब आप जीत गए तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में, झारखंड में, तमिलनाडु में, वायनाड में, रायबरेली में, राघोपुर में, तब तो चुनाव आयोग अच्छा है। आज जब हार गए महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में 0 पे आउट हो गए, तो राहुल गांधी को लगता है ये हार का ठीकरा कब तक अपने कंधे पे लेंगे, तो वो जानबूझ के हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते। इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ होता तो हम झारखंड का चुनाव हारते। हम जनता वोट देती है, भारत की डेमोक्रेसी की पूरी दुनिया में इज्जत होती है। ये लोग जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव जीत नहीं सकते तो इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को नहीं, इलेक्शन कमिश्नर्स को भी दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तीनों कमिश्नर को देख लेंगे, सत्ता आने दो। कब देखेंगे? 50 साल तक तो उनकी सत्ता नहीं आने वाली। 50 साल? 50 साल तक सत्ता नहीं आने वाली है। 5 महीने में कह रहे हैं आ रही है बिहार में। 5 महीने में? हाँ, बस चुनाव 4-5 महीने समझ लीजिए। नहीं, चुनाव तो 1 ही महीना बच गया है, अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सत्ता में कभी नहीं आने वाले। कांग्रेस एक बुरा ख्वाब था जो बहुत दिनों तक लोगों ने देख लिया, अब ये हकीकत बनने वाला नहीं। लेकिन पहले ईवीएम को दोष देना, फिर चुनाव आयोग को दोष देना, फिर कहना चुनाव ही नहीं लड़ना, बैलेट पेपर से चुनाव करवाना, फिर जातियों की बात करना, हाइड्रोजन बम की बात करना, मतलब कि विद्रोह पैदा करना। क्या ये वही पैटर्न है जो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में लागू हुआ कि विद्रोह पैदा करो और भड़का दो सरकार के खिलाफ? कोई भड़क रहा है क्या? एक आदमी भड़क रहा है उनके कहने से? वो तो बहुत भड़का रहे थे, संविधान लेके घूम रहे थे। आई उनको सीट 99 के चक्कर में पड़े कि नहीं? कोई सीट नहीं आई है, 99 आई बस। ठीक है, कुछ सीटें हमारे जो उम्मीदवार थे हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल तो तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और ये लोग भड़काना चाह रहे हैं। ये भारत है, ये नेपाल नहीं है। यहाँ सामाजिक मूल्यों का ध्यान है। यहाँ जो गरीब आदमी अंतिम पादान पर जो खड़ा है उसकी चिंता हो रही है। यहाँ जनता को 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। यहाँ जनता को उनके अकाउंट में, खाता में पैसा डाला जा रहा है। कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी है। और ये मोदी है, कोई भेदभाव नहीं करता। जो वोट देता है उसका भी ख्याल रखते हैं, जो नहीं देता उसका भी ख्याल रखते हैं। भाई गिरिराज भाई कुछ भी बोल दें, लेकिन मोदी जी इस बात का ध्यान हरदम रखते हैं कि जो हमें वोट देगा हम उसका भी काम करेंगे और जो नहीं दिया हम उसका भी काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में एक आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है शाहिद अफरीदी, वो कह रहा है कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, राहुल बेस्ट है, उनका माइंडसेट अच्छा है। ये जो शाहिद अफरीदी है ये क्रिकेटर के रूप में एक आतंकी है। ये मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, ये सबका चेला है। ये आतंकी है। उसको, मोदी को आतंकी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिंदू और मुसलमान मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का प्रवक्ता बैठा है शाहनवाज हुसैन। हिंदू मुसलमान होता तो मैं प्रवक्ता होता। यहाँ मैं कहता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। एक निगाह, एक नज़र से देखते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते। और माइनॉरिटीज़ को जितने हक भारत में मिले हुए हैं उतने कहीं हक नहीं है। ये पाकिस्तानी क्या बात करेंगे? वो तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग हैं उनका क्या हाल करते। ये दानिश कनेरिया को, जो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, यही जो अफरीदी है, ये उसको बोल बोल के
हिंदू होने पे प्रताड़ित करता था, काफिर कहता था। इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी से बड़ा प्यार उमड़ रहा है शाहिद अफरीदी को। ये पाकिस्तानी इतना मोहब्बत क्यों करता है राहुल गांधी से, ये भी एक विषय है। वो इसलिए मोहब्बत करते हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी का माइंडसेट इतना ब्रॉड है कि वो दुनिया को साथ लेकर बातचीत के माध्यम से चलना चाहते हैं, और खासकर पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जो धर्म पूछ कर मारेगा, कलमा पूछ कर मारेगा, जो पैंट उतार कर देख कर मारेगा, वो आतंकी, उसको हम पूछने वाले हैं। 22 मिनट में नरेंद्र मोदी ने घुसकर हमारी सेना को आदेश दिया, सेना ने 22 मिनट में घुटने टेकने पर मजबूर किया। और आज तो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ख्वाजा वसीफ, उसका बयान आ गया कि भारत ने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, बायलेटरल टॉक में युद्ध विराम हुआ। अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये अमेरिका ने करवाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे उसको तो ख्वाजा आसिफ ने ही झुठला दिया, जो पार्टी है। नहीं, अब तो ट्रम्प भी नॉर्मल पड़ गए, मोदी जी को बर्थडे विश कर रहे हैं, दोस्ती की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन ही हमारा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। देश का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला जो देश को एक मोती की माला में पिरो कर चल रहा है। इनका दिल, छाती 56 इंच की नहीं है, बल्कि दिल भी बहुत बड़ा है, बड़े दिल के हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर है, भारत की साख बढ़ी है, भारत की पहचान बनी, पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ी है। ऐसा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पे हम लोगों को मिला है। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं मोदी इज माय फ्रेंड, और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन रशिया वार रुकवाने में मदद कर रहे हैं। तो मोदी जी तो दुनिया में वार रुकवाने में मदद कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान घुटना टेका, हमने खुद ही रोक दिया। लेकिन देश सवाल कर रहा है कि मैच रुकवा दिए होते तो ज़्यादा ठीक था। भाई, पाकिस्तानी जिस मैदान में मिलेंगे उसी मैदान में मारेंगे। युद्ध के मैदान में मिलेंगे तो 22 मिनट में घुटना टेकवा देंगे, और खेल के मैदान में मिले तो 15 ओवर में घुटना टेकवा दिया उनको, हाथ भी नहीं मिला, मारा चाटा भागो यहाँ से 15 ओवर में। अब हाथ नहीं मिला है तो यूसुफ योहाना सूर्य कुमार यादव को कैसे क्या बोल रहा था, आपने भी सुना है। ये जो यूसुफ योहाना है ये नौ मुस्लिम है, पहले क्रिश्चियन था ये। ये डर से तो इस्लाम कबूल कर लिया। सईद अनवर ने करवाया था। हाँ, ये धर्म बदला है, और इसको लोग गंभीर आदमी समझता था, ये तो बहुत हल्का निकला, कैसे गाली बोल रहा है। अब उसके नाम को भी खराब बोला जा सकता है, लेकिन हमारी ज़बान पाकिस्तानियों जैसी थोड़ी है। ये पाकिस्तानी है जो गाली गलौज पे आ गए, ये पाकिस्तानी है जो इस तरह की बदतमीजी पे आ गए, लेकिन इनको जवाब मिलेगा। जवाब तमाम लोग ऐसे भी हैं जो ख्वाब पाले हुए थे कि 75 साल के जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो रिटायरमेंट ले लेंगे। क्यों ले लेंगे रिटायरमेंट? क्योंकि आप मैं तो अभी 56 साल का हूँ, मेरे से ज़्यादा फिट मोदी जी हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसा नेता मिला जो ग्लोबल लीडर है। भारत का सौभाग्य है कि भारत को एक माँ भारती का ऐसा सपूत मिला है जो पूरे देश को लेकर चल रहा है, पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, और जनता ने उनको समर्थन दिया है। किसी की दया कृपा पे वो प्रधानमंत्री बने हैं क्या? हमने ऐलान करके लड़ा था कि फिर एक बार मोदी सरकार, और आएगी बार बार मोदी सरकार। तो जनता ने मुहर लगा दी है, जिसको जनता ने 140 करोड़ लोगों ने मुहर लगा दी, उसको हटाने की किसकी औकात है? कौन हटा सकता है? मोदी जनता के दिल में बसते हैं, और जनता ने जब सत्ता, लोकतंत्र में राजा के पेट से, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, लोकतंत्र में ईवीएम से, वोट डब्बे से राजा निकलता है, और एक सेवक मिला है। तो ये प्रधान सेवक अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो कौन कहेगा कि 75 में हटा देंगे? ये है आपके सबसे बड़े विरोधी कांग्रेसी कह रहे हैं। कांग्रेसी खुद ही यार सोनिया जी को हटा दिया उन्होंने, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं उनके, मोदी जी से बड़े हैं, लालू यादव बड़े हैं, तो उनके लिए क्या विचार है? और जितना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी फिट है, उससे कम फिट है हमारे नेता मोदी जी क्या? अच्छा, वो बीच में ही सवाल होना था, लेकिन आप लोगों ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चुरा लिया, ऐसा 15 वोट का पता ही नहीं चला, कह रहे हैं कांग्रेस वाले, चोरी हो गई। वो तो 15 है,
कोई कांग्रेसी को कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप लोग कि विपक्ष भी आपको वोट अरे देके तो चला जा रहा है? हमारे उम्मीदवार अच्छे थे और हमारे उम्मीदवार गठबंधन में 15 वोट मिले एक्स्ट्रा, तो वो उनको पूछना चाहिए कुछ चोरी से मिले क्या? वो तो मलेशिया में थे ना उस टाइम पे, उसी दिन आए थे वोट डालने। नहीं तो वो मलेशिया घूमिए, 15 लोग गए उनके, सब कांग्रेसी ही थे। अब तो यहाँ तक हो रहा है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज को बताते नहीं। 6 बार ऐसा हो चुका पिछली 6 यात्राओं में। देखिए मैं भी सिक्योरिटी कवर्ड हूँ, वो भी सीआरपीएफ कवर है, मैं भी सीआरपीएफ कवर हूँ। तो पहले एक बार हम थोड़ा लोग थोड़ा कहीं भी जाते हैं, जितना बता सके रूल क्या होता है नहीं बताने ये का आपको। जब भी आप जाते हैं तो सीआरपीएफ डिपार्चर देता है कि वो कहाँ गए, उसका लिखा जाता है। उनको बता के जाना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अब कहते हैं हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ से कहीं चले जाते हैं, तो पूरा बताना चाहिए, क्योंकि अगर विदेश में कोई उन पर हमला हो जाए, कोई बात हो जाए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वो विपक्ष के नेता भी हैं और Z+ में भी एएसएल भी है। ASL भी है उनका, इतनी सिक्योरिटी दे रखी है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार क्यों नहीं जाने कि वो कहाँ जा रहे हैं? और चुप से भागते, चोरी चोरी चुपके चुपके कहाँ जाते हैं भाई? वही तो हम बता के जाना वही चाहिए। तो हम लोग पूछ रहे हैं, आखिर क्यों नहीं बताते हैं? आप पब्लिक लाइफ में आप बता के जाइए, कोई रोक थोड़ी रहा है। मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप परमिशन लीजिए, NOC लीजिए, तब जाइए, बताइए। वो तो आपको बता देना चाहिए। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ भारत की एम्बेसी है, भारत के लोग हैं, वो आपकी चिंता करेंगे। अब एक सवाल ये कि घुसपैठियों का मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाना शुरू कर दिया, असम से लेकर बिहार तक। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में हम घुसपैठियों को वापस भेजना शुरू कर देंगे? जो घुसपैठिए हैं वो अपने देश जाएं। हमारे यहाँ जो अप्रवासी थे जो बिना वीज़ा के अमेरिका गए, अमेरिका ने वापस भेज दिया कि नहीं हमारे पास? हम कुछ कर सके? क्योंकि वो वैलिड वीज़ा नहीं था, उनका नियम था वो। और जो हमारा भी नियम है, हमारे यहाँ बिना वीज़ा के कोई नहीं रह सकता। हमारा नियम भी को अमेरिका से कम सख्त नहीं है। अब तो 1 सितंबर से न्यू फॉरेनर्स एक्ट आ गया है। जी, हमारे यहाँ वीज़ा लेके कोई आएगा स्वागत है, लेकिन घुसपैठ करके कोई आएगा स्वागत नहीं कर सकते हम। भारत धर्मशाला नहीं है कि जब चाहिए आप आ जाइए। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी धरती है, इतनी ज्यादा जमीन है भारत के पास, रह ले आके तो क्या दिक्कत? अच्छा, कौन कह रहा है ऐसा? ये हामिदा, शायद मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, असम की हैं, उन्होंने ये बात कही। ममता ने कहा आइए फिर हम आपका स्वागत करते हैं। भारत कोई धर्मशाला है, जो चाहेगा आ कहने का जाएगा? सही मतलब। एकदम नहीं, जो कहा गलत कहा है। माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रही है वो, हाँ हाँ। उन्होंने ये कहा, उनका बयान घोर आपत्तिजनक है। हमारे देश में गरीबी रेखा के लोग के नीचे इतने लोग हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ता है, चिंता करना पड़ता है, आयुष्मान भारत का कार्ड देना पड़ता है, उनकी फिक्र करनी पड़ती है। हम अपने हिंदू मुसलमान की फिक्र करें कि बांग्लादेशी मुसलमान को यहाँ बसाएं? जिनको वोट चाहिए वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं गालियों को भुनाने का। कहाँ गाली भुनाते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए, गाली दी गई, अपशब्द क्या, और फिर उसके बिहाफ पे आप लोग अब पूरा चुनावी कैंपेन ही लॉन्च कर रहे हैं। भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ को कांग्रेस RJD का झंडा लगा के माँ की गाली दी जाएगी, ये स्वीकार होगा? नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ से ज़्यादा बिहार को देने का काम किया है, कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। और बाद में वीडियो बना के डाला जाएगा, AI वीडियो, AI जनरेटेड वीडियो। आज तो पटना हाई कोर्ट ने कहा, फटकार लगाइए, हटाने को कहा है, ये गलत है। प्रधानमंत्री की माँ जो दुनिया में नहीं, उनका अपमान कोई करेगा, कहीं से भी स्वीकार नहीं है। अपमान बिहार में एक और शख्स का हो रहा है और कहा जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा दरवाजे खोल सकती है तेज प्रताप यादव के लिए। उनका क्या हो रहा है? अपमान इतना उनका हुआ, कुछ मिला नहीं, अकेले लड़ रहे हैं, नहीं, हरी वो टोपी तो- से पीली टोपी पे आ गए वो। नहीं, देखिए उन्होंने भी एक पार्टी बनाई है, अब हर कोई पार्टी बना रहा है, उन्होंने भी बनाई है। कुशवाहा जी की पार्टी है, मांझी जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी है, पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी है, तो तेज प्रताप यादव भी एक पार्टी बना रहे हैं,
माले एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। लगता है तेज प्रताप यादव के साथ कुछ गलत हो गया। नहीं, मैं कोई तय करने वाला नहीं हूँ, उनका पारिवारिक मामला है और लालू जी हयात से हैं, उनके पिताजी चिंता करेंगे, मैं क्यों चिंता अब पारिवारिक नहीं, अब कह रहे हैं कि जो भाई का भाई नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। तेज प्रताप यादव तेजस्वी पे हमलावर हैं। तेज प्रताप यादव हमारे पड़ोसी रहे हैं और हम उनको स्नेह करते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। इतना देख रहे हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पे, तो तेजस्वी यादव से ज़्यादा पॉपुलर है। दो और चेहरों पर सवाल। प्रशांत किशोर, वो अभी भी वही दम भर रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुसीबत वो खड़ी करने वाले वो क्या करेंगे, वो अपने बारे में खराब बताएंगे क्या? प्रशांत किशोर जी जब पार्टी बनाई, स्ट्रेटजिस्ट हैं। स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि अच्छे नारे लिखना, अच्छे बैनर लगाना, अच्छा पोस्टर लगाना, कहीं रैली करना तो भीड़ करना, 4 जिले का आदमी बुला के वहीं पे लोगों को लगे कि बड़ी भीड़ आ गई। स्ट्रेटजी का पार्ट है। स्ट्रेटजी का पार्ट है ये कहना कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। अगर वो कहेंगे कि नहीं, हम उपचुनाव में तो 0 पे आउट हो गए, और वो कहेंगे हम इतना जीतेंगे, नहीं तो नहीं वो कह रहे हैं कि जब मैं स्ट्रेटजी बना के जिता सकता हूँ बीजेपी को, टीएमसी को, तो हरा भी सकता हूँ बीजेपी को। अब ये बताइए, काजी साहब निकाह पढ़ाएंगे 100 लोगों का, अब काजी साहब कहेंगे कि मैं खुद ही निकाह पढ़ा लूंगा किसी से, तो होगा क्या? ये तो नहीं होता है। ये खुद से निकाह करने के लिए या खुद पंडित फेरा करा रहा है, कर हम 100 ठो फेरा कराए हैं, अब मैं तो अपना कई ठो करा सकता हूँ, ऐसे कहीं होता है क्या? वो स्ट्रेटजी बनाए हैं। स्ट्रेटजी जो नेता जीतता है, ममता जी जीती उन्हीं की वजह से जीती क्या? स्ट्रेटजी का एक पार्ट काम कर रहे थे और बहुत सी जगह वो हारे भी हैं जहाँ स्ट्रेटजी बनाई है। सबसे बड़ा प्रदेश तो लेकिन प्रशांत किशोर अपने तौर पे मेहनत कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ाकर अपने को बता रहे हैं, लेकिन ये बात ये है कि उनको तय करना है। एनडीए 200 के पार जाएगा, बची सीटें 43, उसमें भी एनडीए का हिस्सा कितना होता है और उसमें बांटना है जिसको बांटना है। एनडीए 200 पार जाएगा, उसमें बी टीम का काम ओवैसी करेंगे। ओवैसी तो इस बार 0 पे आउट हो जाएंगे। सीमांचल भी साफ एकदम। ये 5 साल में ऐसा क्या हो गया? नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ऐसी उनकी। अब की तो लग रहा था कि आप सीमांचल की सारी सीट इस बार एनडीए तो लग रहा था कि आपके लिए बी टीम का काम करेंगे अच्छे से, मुस्लिमों का वोट काट के। न, वो हम समुंदर के 2 पार्ट हैं, उनके विचारों से कहाँ, वो रजाकारों को लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग रजाकार वाले पार्टी थोड़ी हैं। उनका वो 15 मिनट वाले हैं कि पुलिस हटा दो तो 15 मिनट। छोटा भाई बोलता था, ये भी 15 मिनट बोलते हैं। तो हम 15 मिनट वाले नहीं हैं, हम लोग 1 घंटा वाले हैं एकदम। आखिर में बीजेपी का चेहरा कौन होगा? बीजेपी का चेहरा नीतीश कुमार है। चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 200 सीट जीतने के बाद भी जी। शहनवाज हुसैन चेहरा नहीं हो सकते क्या? हम लोग तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं छोटे से, हम लोग तो ख्वाब और ख्याल में, आपने क्या कहा हम सुनना भी नहीं चाहते। हम तो ये मानते हैं कि हम बीजेपी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश होता है उसको करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जी, आपका हमसे बातचीत जी, करने के लिए और हर एक सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर, बिहार चुनाव से लेकर भारत पाकिस्तान मैच, यूसुफ योहाना और शाहिद अफरीदी जैसे शख्सों पर बहुत बोल्ड तरीके से अपनी बात रखी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।